नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मिसेस वोरा आरएलटी कॉलेज अकोला से आपके हिंदी के अध्यापिका। कक्षा 12वीं के इस आभासी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, अभी हम इसके पहले के वीडियो में पढ़ रहे थे पाठ सुनो किशोरी, जो आशा रानी बोरा द्वारा लिखित है। इस पाठ के 2-3 भागों में हमने यह पढ़ा कि लेखिका जो है वो अपनी पुत्री सुगंधा को अनेक बातों का ज्ञान दे रही है और उसे समझा रही है कि किस प्रकार उसे जीवन जीना चाहिए। अपने उसकी जो मित्र है, उसकी जो फ्रेंड है, उसके बारे में भी लेखिका यह बात कहती है कि रचना के संबंध में जो रचना का जो प्रसंग है उसके बारे में भी लेखिका सुगंधा को समझाने की कोशिश कर रही है कि अभी उसकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है और ऐसे समय में उसने जो निर्णय लिया है उसे काफी सोच समझकर निर्णय करना चाहिए। भले मैं इसके आगे का भाग पढ़ती हूँ विद्यार्थियों, और पढ़कर आपको उनकी जो कही हुई बात है वह समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए, कॉलेज जीवन की पूरी अवधि में वे निकट मित्रों की तरह रह रहकर एक दूसरे को देखे, जाने, जांचे, परखे, एक दूसरे की राह का रोड़ा नहीं, प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर विकास में सहभागी बने। सुगंधा की जो मित्र है रचना, उसके जीवन में जो प्रसंग आया है कि वह अपने एक कॉलेज के दोस्त को पसंद करती है, तो लेखिका उसके बारे में उसको समझा रही है कि कॉलेज के जीवन की पूरी अवधि में, यानी जब अभी वो फर्स्ट ईयर में है, इस प्रकार 2-3 साल वो अपने जो निकट मित्र है उनके साथ में रहकर वह एक दूसरे को देख ले, जान ले और जांचे परखे, अर्थात दोस्ती का रुख अपनाकर वह एक दूसरे को जाने पहचाने। एक दूसरे का राह का रोड़ा नहीं बनना है, अर्थात एक दूसरे की राह में उन्नति में बाधक नहीं बनना है, बल्कि एक दूसरे की प्रेरणा और ताकत बनकर परस्पर एक दूसरे के विकास में सहभागी बनना है। और अपनी पढ़ाई की समाप्ति के बाद यदि उनको ऐसा लगता है कि यह जो लगाव उनका एक दूसरे के प्रति है, यदि वह पूर्ववत है, पहले की जैसा ही है, तो फिर वह उन सभी चीजों को भूल कर, या उनकी दोस्ती में यदि कोई दरार नहीं है, तो वो उन खूबियों और कमियों को के साथ एक दूसरे को स्वीकार कर ले, अपना ले। उस स्थिति में की गई यह कथित क्रांति न कठिन होगी और न ही असफल होगी। इस प्रकार एक दूसरे को जानने के बाद, एक दूसरे को समझने के बाद, एक दूसरे की उन्नति में साधक बनने के बाद, यदि उन दोनों ही रचना को और उसके मित्र को ऐसा लगता है कि वो दोनों एक दूसरे के सहयोग में, उनके विकास में साधक है, बाधक नहीं है, एक दूसरे को की कमियों और उनकी खूबियों के साथ वो एक दूसरे को स्वीकार कर लेते हैं, तब तब उनके द्वारा जो अपनाया हुआ कदम जो रहेगा वह सफल होगा। आगे मैं पढ़ती हूँ, देखिए, मेरी राय में रचना को और उसके दोस्त को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए, इस बीच वे पूरे जतन के साथ एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करें। बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच शादी का निर्णय लेना केवल बेवकूफी ही कही जा सकती है, क्रांति नहीं। लेखिका अपनी बेटी को सुगंधा के बारे में, सुगंधा जो है उस सुगंधा को रचना के बारे में समझा रही है कि मेरे ख्याल से तो रचना को और उसके निकट मित्र को तब तक धैर्य से प्रतीक्षा करनी चाहिए और वो एक दूसरे के लिए स्वयं को तैयार करे, और बिना तैयारी के जल्दबाजी में पढ़ाई के बीच यदि वो शादी का निर्णय लेते हैं तो यह बेवकूफी ही कही जाएगी, क्रांति नहीं। ऐसी कथित क्रांति का असफल होना निश्चित ही समझना चाहिए, अर्थात जल्दबाजी में लिया गया निर्णय असफल ही होता है, ऐसा लेखिका अपनी बेटी को समझा रही है। इतनी जल्दबाजी में तो किसी छोटे से काम के लिए उठाया गया कोई छोटा कदम भी शायद ही सफल हो। यह तो जिंदगी का एक महत्वपूर्ण और अहम फैसला है। इस फैसले को उठाने के लिए काफी सोच समझ कर और काफी धैर्य के साथ कार्य करना चाहिए या कदम उठाना चाहिए।
मैं समझती हूँ रचना की इस मूर्खतापूर्ण क्रांति में उसकी सहायता न करने का तुम्हारा निर्णय एक सही निर्णय है, पर तटस्थ रहना ही काफी नहीं है। यदि रचना सचमुच तुम्हारी प्यारी सहेली है, तो उसका हित अहित देखना भी तुम्हारा काम है, उसमें हस्तक्षेप करना भी तुम्हारा काम है। लेखिका अपनी बेटी को समझा रही है कि रचना ने जो बेवकूफी का कदम उठाया है या कदम उठाने वाली है, उसमें तुमने उसका सहयोग नहीं दिया, उसकी सहायता नहीं करने का तुमने निर्णय लिया है, यह निर्णय बिल्कुल सही है। पर तटस्थ रहकर तुम्हें तुम्हें यह कार्य तटस्थ नहीं रहना चाहिए उसके लिए, क्योंकि रचना तुम्हारी सचमुच में एक प्यारी सहेली है और ऐसे समय में उसका हित और अहित देखना तुम्हारा काम है और उसके इस कदम पे हस्तक्षेप करना भी तुम्हारा ही काम है। पर रचना को इसके लिए दोष देना व उसकी भर्त्सना करने से भी बात नहीं बनेगी, बिगड़ जरूर सकती है। लेखिका सुगंधा को समझा रही है कि यदि कि तुम रचना को समझाओ, लेकिन ऐसे समय पे उसके कार्य के लिए उसे दोष देना या उसकी भर्त्सना करना या निंदा करने से भी यह बात नहीं बनेगी, बिगड़ जरूर सकती है। हो सकता है कथित प्यार के जुनून में उसका उल्टा असर पड़ जाए और वह तुम्हारी बात का बुरा मानकर तुमसे कन्नी काटने लगे, इसलिए संभल कर बात करनी होगी और सूझबूझ से बात संभालनी होगी। वह रचना के बारे में सुगंधा को समझा रही है कि इस प्रकार सीधे सीधे बात करने से वह तुम्हारा बुरा मान जाएगी और तुमसे दूर जाने की कोशिश करेगी, इसलिए तुम्हें भी संभल कर बात करनी होगी और सूझबूझ से बात संभालनी होगी। दोष अकेली रचना का है भी नहीं, दोष उसकी नासमझ उम्र का है या उसके उस परिवेश का है जिसमें उसे संभल कर चलने के संस्कार नहीं दिए हैं। लेखिका कहती है कि दोष सिर्फ तुम्हारी दोस्त रचना का है नहीं है जिसने ये ऐसा कदम उठाया है, दोष उसकी उम्र का भी है, दोष उसके आसपास के वातावरण का भी है जिसमें उसे संभल कर चलने के संस्कार नहीं दिए गए हैं। यह उम्र ही ऐसी है जब कोई भावुक किशोरी किसी युवक की प्यार भरी मीठी मीठी बातों के बहकावे में आकर उसे अपना सब कुछ समझने लगती है और कच्ची रोमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठती है। पछतावा उसे तब होता है जब पानी सिर से गुजर चुका होता है। लेखिका का ये कहना है कि रचना की जो उम्र है वो छोटी है और छोटी उम्र की किशोरी जो है उसमें निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती है, उसमें अच्छा बुरा समझने की क्षमता नहीं होती। ऐसी भावुक किशोरी किसी भी युवक के प्यार में या उसकी मीठी-मीठी बातों में बहकावे में आ जाती है और अपने रोमानी भावनाओं में बहकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठती है और फिर अंत में वह पछताती है जब कुछ पानी सब कुछ गुजर चुका होता है। इस अल्हड़ उम्र में अगर वह लड़की अपने परिवार के स्नेह संरक्षण से मुक्त है, आजादी के नाम पर स्वयं को जरूरत से ज्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई है, तो उसके फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। लेखिका यहाँ पर यह भी बता रही है कि यदि उसके परिवार के संरक्षण से वह लड़की मुक्त है और आजादी के नाम पर वह अपने आप को कुछ ज्यादा ही अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई है, तो उसके फिसलने के या उसके गिरने की ज्यादा संभावना अधिक बढ़ जाती है। अपने में अकेली पड़ गई लड़की जैसे ही किसी लड़के के संपर्क में आती है, उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है और उसके बहकने की, उसके कदम भटकने की संभावना और भी बढ़ जाती है। लगता है अपने परिवार से कटी रचना के साथ ऐसा ही है। यदि सचमुच ऐसा है तो तुम्हें और भी सावधानी से काम लेना होगा, अन्यथा उसे समझना मुश्किल होगा। उल्टे तुम्हारी दोस्ती में दरार भी आ सकती है। लेखिका यहाँ पर रचना के बारे में बता रही है कि अल्हड़ उम्र की लड़की उम्र है रचना की और वह अपने परिवार के स्नेह से भी मुक्त है। आजादी के नाम पर वह अपने आप को ज्यादा ही अंतर्मुखी बना ली है और इस प्रकार रचना अकेले पड़ गई है और अकेले पड़ गई लड़की जैसे किसी लड़की के संपर्क में आती है उसे अपना हमदर्द समझ बैठती है और उसके बहकने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अब लेखिका अपनी पुत्री को समझाती है, कहती है कि एक अच्छी सहेली के नाते तुम उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करो। अर्थात एक सहेली के नाते तुम्हें उसके परिवार के बारे में जानना चाहिए, उसके परिवार के लोगों से मिलना चाहिए। अगर लगे कि वह अपने परिवार से कटी हुई है तो उसकी इस टूटी कड़ी को जोड़ने का प्रयास करो। जैसे तुम मुझे पत्र लिखती हो, उससे भी कहो वह अपनी माँ को पत्र लिखे।
अपने घर की भाई बहनों की बातों में रुचि ले, अपनी समस्याओं पर माँ से खुलकर बात करे और उनसे सलाह ले। लेखिका सुगंधा को ये बात का सुझाव देती है कि जिस प्रकार तुम अपनी माँ को पत्र लिखते हो, उसी प्रकार रचना को भी प्रेरित करो कि वह अपनी माँ को पत्र लिखे, जिसमें वह अपने माँ, भाई, बहन और अपने घर की समस्याओं के बारे में खुलकर बात करे और उनसे सलाह ले। यदि उसकी माँ इस योग्य न हो, तो वह अपनी बड़ी बहन या भाभी के से भी निर्देशन ले सकती है। यह भी असंभव हो तो वह अपनी किसी समझदार सहेली या रिश्तेदार को ही राजदार बना ले। घर में किसी से भी बातचीत का सिलसिला जोड़कर वह अपनी समस्या से अकेले जूझने से निजात पा सकती है। लेखिका उसे समझाती है कि रचना यदि किसी अपनी माँ से बात करती है या भाभी या किसी रिश्तेदार को अपने अपने राज की बातें उसे बता देती है, तो जरूर उसे सही निर्णय लेने में सहायता होगी और अपनी समस्या को अकेले जूझने से भी निजात पा सकती है। नहीं तो तुम हो ही ऐसे समय वह तुम्हारी बात ना सुने, तुम्हें झटक दे, तब भी उसकी वर्तमान मनोदशा देखकर तुम्हें उसकी बात का बुरा नहीं मानना है। उसका मूड देखकर उसका मन टटोलो और उसे प्यार से समझाओ। एक शुभचिंतक सहेली के नाते ऐसे समय तुम्हें उसे इसलिए अकेला नहीं छोड़ देना है कि वह तुम्हारी बात नहीं सुनती या तुम्हारी बात का बुरा मानती है। तुम साथ छोड़ दोगी तो वह और टूट जाएगी। अकेली पड़कर वह उधर ही जाने के लिए कदम बढ़ा लेगी जिधर जाने से तुम उसे रोकना चाहती हो। यहीं पर तुम्हारे धैर्य और संयम की परीक्षा है। लेखिका अपनी पुत्री को समझाती है कि एक शुभचिंतक सहेली के नाते तुम्हें रचना का साथ देना है, उसे अकेला नहीं छोड़ना है और यदि ऐसे समय पे वह तुम्हारी बात नहीं सुनती है, तो भी तुम्हें उसका बुरा नहीं मानना है। यदि तुम उसका साथ छोड़ देती हो, तो वह टूट जाएगी और अकेले पड़कर वह इधर-उधर कदम बढ़ा लेगी। अगर जरूरी समझो तो सहेली के कथित दोस्त या प्रेमी लड़के से भी किसी समय बात कर सकती हो। उसकी मंशा जानकर उससे अपनी सहेली को अवगत करा सकती हो या आगाह कर सकती हो। और यदि अगर तुम्हें ऐसा जरूरी लगता है, तो उस सहेली के दोस्त या प्रेमी लड़के से भी तुम किसी समय बात कर सकती हो और उसकी इच्छा क्या है, यह बात तुम अपनी सहेली को अवगत करा सकती हो या आगाह कर सकती हो। यदि तुम्हें लगे कि लड़का निर्दोष है, निश्चल है, अपने प्यार में सच्चा या अडिग लगता है, तो दोनों को पढ़ाई के अंत तक प्रतीक्षा करने और तब तक केवल दोस्त बने रहने का परामर्श दे सकती हो। पर यहाँ भी तुम्हें सतर्कता बरतनी होगी। रचना को विश्वास में लेकर दोस्ती के दौरान उससे कोई गलत गलत कदम उठाने का वायदा लेना होगा, वरना दूसरों की आग बुझाते अपने हाथ जला लेना कोई अनहोनी या असंभव बात नहीं। इसलिए मैंने कहा कि यह तुम्हारी सूझ समझ की भी परीक्षा होगी। और एक बात यह मत समझना कि सलाह केवल तुम बेटी हो इसलिए दी जा रही है। यह सलाह कोई भी माँ अपने पुत्र को भी देगी। ये बातें बेटा और बेटी के लिए समान रूप से लागू होती है। मैं इसके परिणाम की प्रतीक्षा करूंगी। अगले पत्र में जानकारी देना दोगी ना तुम्हारी मत माँ। तो इस प्रकार से लेखिका पत्र के माध्यम से सुगंधा को समझा रही है और उसकी जो सहेली है रचना की का जो प्रसंग है, उस प्रसंग में भी उसे अनेक बातों का ध्यान देने का दिलाती है कि किस प्रकार रचना को विश्वास में लेकर में उसे समझाना होगा, उसे उसके गलत कदमों को रोकना होगा और खुद भी इस प्रसंग में खुद को भी सावधान रहने के लिए वह कहती है। तो यहाँ पर लेखिका यह भी समझाती है कि ऐसा मत समझना कि तुम पुत्री हो और इसलिए तुम्हें मैं इस प्रकार की सलाह दे रही हूँ। यही सलाह कोई भी माँ अपने पुत्र को भी देगी और बेटा हो या बेटी हो, इस प्रकार की सलाह माँ अपने दोनों ही बच्चों को समान रूप से देगी। और अंत में वह कहती है कि मैं इसके परिणाम को जानने की प्रतीक्षा करूंगी। अगले पत्र में जानकारी मुझे देना कि रचना के बारे में क्या हुआ है। तो इस प्रकार विद्यार्थियों हम देखते हैं कि ये पत्र शैली में लिखा हुआ यह कहानी कह सकते हैं, यह पत्र माध्यम से जो लिखा गया पत्र है, वह किशोरियों के लिए बहुत ही संदेश देने वाला है, मैसेज देने वाला है। लेखिका ने अनेक बातों को समझाने की कोशिश की गई है, जैसे रूढ़ी क्या होती है, परंपरा क्या होती है, संस्कार क्या है। भारतीय संस्कारों को पढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है यहाँ पर।
इसी प्रकार किशोरियों को भी एक बात समझाया है कि पढ़ने के बहाने जब वो घर से दूर होते हैं, घर परिवार के लोगों से दूर होते हैं तो उनके कदम बहक जाते हैं। ऐसे समय पर सही धैर्य के साथ उन्हें सही निर्णय लेना चाहिए और सावधानी बरतना चाहिए। तो विद्यार्थियों बस इतना ही आज के लिए। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।